Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of the chapter Introduction to Linear Polynomial, class 9. And today we have to start topic 2.4 linear growth and linear decay. And this is new NCERT book. And we'll solve all the examples as well as exercise related to the linear growth and decay, that is exercise 2.4. Okay, exercise set 2.4. तो टॉपिक का नाम है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ को अगर रिप्रेजेंट करोगे ना ग्राफ में तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और डीके को रिप्रेजेंट करोगे तो नीचे की ओर आएगा। ये स्लोप से समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अगर ग्रोथ हो तो उसका स्लोप ग्रेटर देन जीरो हो, और डीके हो तो उसका स्लोप क्या होता है? लेस देन जीरो होता है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9 बोला जा रहा है द कॉस्ट ऑफ अ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन सी ऑफ डी। डी यहाँ पे डिस्टेंस है और सी कॉस्ट है। ओके, इज इक्वल टू 100 प्लस 60D, वेयर सी इंडिकेट्स टोटल कॉस्ट इन रुपीज एंड डी distance traveled in kilometer. Let us make a table for the values of d varying from 0 to 10 kilometer and show how the cost increases for every kilometer. देख सकते हो ये जो लीनियर पोलिनोमियल गिवन है ना, ठीक है, डी के टर्म्स में डी का जो कॉफिशेंट है 60 है, जो कि प्लस 60 गिवन है। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे टोटल कॉस्ट जो है ना वो बढ़ता चला जाएगा। ओके तो डिस्टेंस ट्रैवल अगर मान लो ये जीरो होगा, डी इज इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स सिर्फ 100 किलोमीटर, 100 रुपीज़ किलोमीटर नहीं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड दैट इज डी इन किलोमीटर एंड कॉस्ट सी दिया हुआ है जो कि रुपीज़ में है। तो जीरो किलोमीटर के लिए जस्ट आपने स्टार्ट ही किया हुआ है, तो 100 रुपीज़। अगर 1 किलोमीटर होगा तो 100 प्लस 60 160। अगर डी इज इक्वल टू 2 होगा तो 62 जब 120 प्लस 100 220 एंड सो ऑन। ओके, एंड इन दिस example, as the value of d increases by 1 kilometer, the value of the cost function c also increases by fixed amount of rupees 60. देख सकते हो यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 60 बढ़ गया, और एक बार 60 बढ़ा दो, और एक बार 60 बढ़ा दो, एंड सो ऑन। तो 60 60 बढ़ता जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में बोला जा रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर एंड फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी विल बी रुपीज़ 700। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो करना क्या है इसके लिए, इस एग्जाम्पल का जो लीनियर रिलेशन है वो है 100 प्लस 60D। अब क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि अगर डी 15 किलोमीटर है तो बताइए टोटल कॉस्ट क्या होगा। कॉस्ट व्हेन डी इज़ 15 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 60 इंटू 15। तो 100 अपने प्लेस पर है, मल्टीप्लाई कर लो, 15 6 90 और एक जीरो, तो ये हो जाएगा 1000। ओके, अब इसी के साथ दूसरा और एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। बोला जा रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी ऑफ रुपीज़, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ द जर्नी बी रुपीज़ 700। ठीक है, वापस से कॉस्ट फंक्शन सी ऑफ डी इज इक्वल टू 100 प्लस 60D गिवन है। अब इस केस में बोला गया है कि अगर टोटल कॉस्ट 700 रुपीज़ है तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो 100 प्लस 60D, इस 100 को इधर शिफ्ट कर लो तो 600 बचेगा, इस इक्वल टू 60D। एक जीरो कट गया यहाँ से, और 6 से कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो D इज इक्वल टू आ गया 10। ओके, इसका मतलब ये है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए टोटल जो पैसे पे करने होंगे वो होगा 700 रुपीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 बोला जा रहा है द हाइट ऑफ वाटर इन द सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट अ स्टार्ट ऑफ द समर। समर के स्टार्ट होते के साथ जो पानी का हाइट था ना टंकी के अंदर वो था 3 मीटर। ओके, द हाइट h मीटर at the end of the t month is given by linear function f of x is h of t is equals to h यहाँ पे हाइट रिप्रेजेंट है और t यहाँ पे टाइम है। ओके, मंथ में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5t। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली भी देख सकते हो कि अगर हम लोग कॉफिशेंट की बात करेंगे टी के कॉफिशेंट की तो क्या है -0.5 है, जो कि लेस देन जीरो है। ठीक है, नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा डिक्लाइन को, डीके को। क्लियर हो गया? ओके, और अगर 1/1 वैल्यू पुट करते जाओ ना तो ये डिक्रीज होगा, धीरे धीरे वैल्यू कम होगा। ऐसे भी पता चल रहा है कि समर का टाइम है, वाटर का तो लेवल बढ़ने वाला है नहीं, धीरे धीरे वाटर का लेवल कम ही होगा। ओके, मंथ वाइज कम होना शुरू होगा। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसका टेबल दिया हुआ है, टेबल देख लिया जाए। फंक्शन दिया हुआ है h ऑफ t इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0.5t, ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, फंक्शन गिवन है। ओके, अब देखो अगर मान लो t इज इक्वल्स टू 0 लोगे, 0 मत, तो पानी का हाइट वही रहेगा, कुछ भी कम नहीं हुआ। अगर t इज इक्वल्स टू 1 ले लोगे, t इज इक्वल्स टू 1 ले लोगे मतलब 3 में से 0.5 माइनस कर दो तो 2.5 बचेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट मंथ में 2 मीटर बचेगा, नेक्स्ट थर्ड मंथ के बाद 1.5 मीटर बचेगा, 4 मंथ के बाद 1 मीटर बचेगा, ऐसे ही चला जाएगा।
तो इन दिस एग्जाम्पल अबव द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेज बाय द फिक्स्ड नंबर 1 मंथ, द वैल्यू ऑफ the height h decreases by the fixed number, therefore this is example represent the linear decay। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है what will be the height of the water at the end of 5 month। अगर 5 मंथ के बाद की बात की जाए तो पानी कितना बचा हुआ है, उसका हाइट कितना बचा हुआ है। तो h ऑफ t इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है 3 माइनस 0.5 t। ओके, दिस इक्वल टू बोला गया है h आफ्टर 5 मंथ, 5 मंथ के बाद का 3 माइनस 0.5 इंटू टी, हम लोगों ने 5 लिया हुआ है तो ये हो गया 3 माइनस 5 5 जा 25, 2.5 मीन्स 0.5। ओके, तो 5 मंथ्स के बाद फिर सिर्फ और सिर्फ 0.5 मीटर ही हाइट बचेगा वाटर लेवल का। ओके, तो लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? लीनियर ग्रोथ ये डिस्क्राइब करता है कि क्वांटिटी कैसे इंक्रीज कर रहा है। ओके, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसे क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर बात की जाएगी लीनियर डीके की, इसका मतलब होगा वो कैसे ओवर ऑफ टाइम नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज सेट 2.4। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोस बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पता चल गया कि किसका एग्जाम्पल है, लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बोला जा रहा फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, सबसे पहले क्या करोगे, एक टेबल तैयार कर लोगे। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए क्या करोगे, तो स्टेटमेंट में दो चीज़ें गिवन है। पहला है प्लांट का हाइट। ओके, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे मंथ लिया गया है और हाइट ऑफ द प्लांट दिया हुआ है फीट में। ठीक है, तो अगर 0 मंथ की बात करो तो 1.75 जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक मंथ के बाद 0.5 प्लस करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5। देखो अभी पूरा ऐड नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लीनियर रिलेशनशिप मिल जाए। और सेकंड मंथ के बाद क्या हो जाएगा 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5। अगर थर्ड मंथ के बाद चले जाओ तो थर्ड मंथ के बाद क्या हो जाएगा, थर्ड मंथ के बाद हो जाएगा 1.75 प्लस 3 इंटू 0.5। ओके, और ऐसे ही करते हुए अगर n मंथ चले जाओ तो n मंथ के बाद क्या हो जाएगा 1.75 प्लस n इंटू 0.5। ठीक है, तो यहाँ से लीनियर रिलेशनशिप मिल चुका है, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर n मंथ इज हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर n months is 1.75 प्लस 0.5 n। ओके, क्लियर हो गया, ये हो गया हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर n मंथ। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो बताना है 7 मंथ के बाद प्लांट का हाइट कितना होगा। तो दो तरीका, एक तो डायरेक्ट बना सकते हो और एक जो आपने एक लीनियर एक्सप्रेशन जनरेट किया है उसके थ्रू भी बना सकते हो। तो अगर n इज इक्वल टू 7 लोगे मीन्स आफ्टर 7 मंथ, तो हाइट क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ्स 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7 और ये आंसर आएगा फीट में। ओके, 1.75 अपने प्लेस पर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, 3.5 फीट। 3.5 को 3.50 लिख सकते हो, अब ऐड करने में आसानी होगी। 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, बचा 1, 3 4 5 फीट। ओके, सो 7 मंथ के बाद प्लांट का हाइट कितना हो जाएगा 5.25। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बतला दिया 0 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, आपको 10 मंथ तक के लिए बनाना है। ओके, और आप यहाँ बताओगे कि जैसे जैसे मंथ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हाइट 0.5 फीट बढ़ता चला जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। बिकॉज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ धीरे धीरे हाइट बढ़ता चला जा रहा है, देयरफॉर इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर ग्रोथ। ओके, और इसमें देखो ये जो हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर n मंथ्स लिखा हुआ है ना आपने, इसको आप h ऑफ t भी लिख सकते हो। तो इससे क्या पता चला, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर है। ओके, तो मैंने आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 n। ओके, now the next is second number, a mobile phone is bought for rupees 10,000, its value depreciates by 800 every year। देखो यहीं से पता चल गया its value depreciates, that is this question is related to linear decay। okay,
800 एवरी ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन। तो मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले एक टेबल बनाओ। ओके, तो टेबल में क्या क्या कॉलम डालोगे, एक डालोगे वैल्यू ऑफ फ़ोन और एक डालोगे ईयर, जो कि टाइम रिप्रेजेंट करने वाला है। ओके, तो आप यहाँ पर दो कॉलम बनाने वाले हो, एक कॉलम बनाने वाले हो ईयर और एक बनाने वाले हो वैल्यू। वैल्यू ऑफ फ़ोन भी लिख सकते हो, जो कि रुपीज़ में आने वाला है। तो 0 ईयर्स फुल वैल्यू 10,000 रुपीज़। ओके, 1 ईयर तो 10,000 माइनस 1 इंटू 800। ओके, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा, 1,000 नहीं 10,000 माइनस 2 इंटू 800। ओके, तो वैसे ही अगर मान लो थर्ड ईयर के बाद की बात की जाए तो 10,000 माइनस 3 इंटू 800। ओके, ऐसे करते हुए अगर n मंथ के बाद की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस n इंटू 800। ओके, तो यहाँ से लीनियर फंक्शन मिल चुका है। लीनियर फंक्शन क्या मिला हुआ है, 10,000 माइनस 800n। ओके, ये बन गया लीनियर फंक्शन। ओके, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। डायरेक्टली भी बना सकते हो, इस लीनियर फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर फंक्शन के थ्रू बता देता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 इंटू 3। तो ये हो गया 10,000 माइनस 8 3 ज़ा 2400। ओके, माइनस करोगे तो 2 जीरोस ख़त्म, 10 में से 4 माइनस करोगे 6, यहाँ 9 है, 9 में से 2 माइनस करोगे 7। तो 3 ईयर्स के बाद फ़ोन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7,600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, मेक टेबल ऑफ वैल्यूज़ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 तक निकाल के बताया, आप 8 तक कंटिन्यू करोगे। ओके, और इसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है, थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी ऑफ टी। तो इसे आप लिख सकते हो वी ऑफ टी। ओके, वी ऑफ टी, यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया वी ऑफ टी। ये जो लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया ना, ये हो गया वी ऑफ टी, वैल्यू आफ्टर टी ईयर्स। ओके, सो क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डीके बिकॉज वैल्यू इज डिप्रिसिएटेड और वैल्यू इज डिक्रीजिंग। Third question is, the initial population of village is 750. Every year 50 people move from the nearby city to the village. Okay, every year 50 people move from a nearby city to the village. तो उल्टा हो रहा है, विलेज से विलेज में लोग आ रहे हैं। इनिशियल पॉपुलेशन 750 था। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले टेबल बना लो, टेबल बनाने से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो पूछा जा रहा है द इनिशियल पॉपुलेशन, अगर 0 ईयर की बात की जाए तो पॉपुलेशन था 750। अगर आफ्टर 1 ईयर की बात की जाए तो 750 प्लस 50 पीपल बढ़ते जा रहे हैं। अगर सेकेंड ईयर की बात की जाए तो 750 प्लस 2 इंटू 50। अगर थर्ड ईयर की बात की जाए तो 750 प्लस 3 इंटू 50। इसी तरह से अगर n ईयर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 750 प्लस n इंटू 50। क्लियर, तो यहाँ पर जो लीनियर एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, 750 प्लस 50n, ये बन गया लीनियर एक्सप्रेशन। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाई सिटी टू द विलेज। फाइंड पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके भी बना सकते हो और डायरेक्टली भी बना सकते हो, लाइक क्वेश्चन पूछ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो इनिशियल पॉपुलेशन 750 था, प्लस एक साल में देखो ग्रोथ हो रहा है 50 का, तो 6 ईयर्स में 6 इंटू 50, तो ये हो गया 750 प्लस 6 5 जा 30, 300, तो ये हो जाएगा 1050। ओके, 1050। Second question is, make a table of values of t varying from 0 to 10 years and show how the population p increases every year.
तो यहाँ हम लोगों ने टेबल बना लिया है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर्स के लिए बनाया है, तो आप लोगों को इसे कंटिन्यू करके 10 ईयर्स तक जाना है। और लास्ट क्वेश्चन बोला गया था, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पर पॉपुलेशन ओवर टाइम पी ऑफ टी, ओके, बिकॉज पर ईयर पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन of this exercise, a telecom company charges rupees 600 for the certain charges scheme, recharges scheme, and this prepaid balance is reduced by 15 rupees each day after the recharge. Okay, write an equation that models the remaining balance b of x after using the scheme for x days. Explain why it represents the linear decay. अब धीरे धीरे वैल्यूज कम हो रहा तो linear decay ही होगा। After how many days will the balance run out? कितने दिनों के बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। Make a table for the values x varying from 1 to 10 days and show how the balance b of x reduces with time. Okay, चलो यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द इक्वेशन बनाने को। तो इक्वेशन क्या बनाना है, b ऑफ x इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग का बैलेंस कितना था 600 माइनस पर डे 15 कम हो रहा है, तो 15 इंटू n। कैसे ये पता लगाया हम लोगों ने, तो देखो फर्स्ट एक दिन के बाद कितना बचेगा 600 माइनस 15, 2 डेज़ के बाद कितना बचेगा 600 माइनस 2 इंटू 15, 3 डेज़ के बाद बैलेंस कितना रहेगा 600 माइनस 3 इंटू 15। तो वैसे ही अगर n डेज़ की बात की जाए तो n डेज़ के बाद बैलेंस कितना होगा 600 माइनस n इंटू 15। ओके, तो अगर इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में अच्छे से लिखो तो क्या बन जाएगा 600 माइनस 15n। ये बन गया फर्स्ट का आंसर। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। दो चीज़ों से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसे तो वैल्यू आफ्टर ईच डे वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए लीनियर डीके है। और दूसरा इसको स्लोप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्लोप यहाँ पे माइनस में है, नेगेटिव है। ओके, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, तो ये पहला हो गया आंसर। सेकंड बोला गया है कितने दिनों के बाद बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15n, एन कैलकुलेट करना है, इसे शिफ्ट कर लो इधर, पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल्स टू 600, 15 से कट जाएगा डायरेक्टली 40, n इज इक्वल्स टू आ गया 40। ओके, तो 40 दिन के बाद बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड लास्ट में बोला गया है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो टेबल के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 2 कॉलम बनाओगे, एक कॉलम बनाओगे नंबर ऑफ डेज़ के लिए और एक बनाओगे नंबर ऑफ डेज़ और दूसरा बनाओगे बैलेंस जो कि रुपीज़ में बचा हुआ होगा। तो 0 डेज़ अगर है तो 600 बैलेंस बचा हुआ है। 1 डे के बाद 600 माइनस 15 कर दो तो आ जाएगा 585। अगर 2 डेज़ के बाद की बात की जाए तो 600 माइनस 2 इंटू 15 मीन्स 30, तो हो जाएगा 570। 3 डेज़ तो 600 माइनस 3 इंटू 15, और ऐसे करते हुए आपको 10 डेज़ तक के लिए निकालना है। ओके, तो ये था एक्सरसाइज 2.4। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा लीनियर रिलेशनशिप्स के बारे में, और लीनियर रिलेशनशिप्स के थ्रू हम लोगों को सीखना है कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।